तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑगमोंट एंटरप्राइजेस आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में कि भाई अप्लाई करना चाहिए कि एक बार के लिए अवॉर्ड कर दें। हालांकि आईपीओ बंद होने में अभी बहुत टाइम है, लगभग 3-4 दिन के बाद ये आईपीओ बंद होगा क्योंकि बीच में सैटरडे संडे है एंड फिर ये आईपीओ ट्यूसडे को जाके बंद हो रहा होगा। बट स्टिल मैं इतना पहले से ये वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत सारा आईपीओ जैक्ड अप है नेक्स्ट वीक। तो मैं जितना लेट करूँगा यार मेरे ऊपर वो मतलब बाकी के आईपीओ का वीडियो बनाना उतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो मैं सोचा कि पहले ही आपको इसका फाइनल डिसीजन बता देता हूँ। हालांकि आप लोग को पता ही है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ एंड अगर मैं नहीं भी बोलता ना तो भी आप लोग इसमें पक्का ही पक्का अप्लाई करने वाले थे, क्योंकि यूट्यूबर जितना भी पटर पटर कर ले एट दी एंड रिटेलर जो है जीएमपी देख के अप्लाई करता है। 38 पॉइंट इसका जीएमपी चल रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जस्टिफाइड है। आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि भाई मैनिपुलेटेड है, जीएमपी इतना तो होना ही नहीं चाहिए, कोई हाल में नहीं बोल सकते, बिकॉज कंपनी अपना वैल्यूएशन सही रखी है। मतलब कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो मात्र 7,200 करोड़ का है और कंपनी का जो अपर प्राइस बैंड है 788 रुपीज़ का है। अगर हम लोग देखें यार कि मैक्सिमम कितने लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिल सकता है, तो रिटेल कैटेगरी में अराउंड 1,91,925 लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलेगा और स्मॉल एचएनआई में लगभग 1,958 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। बिग एचएनआई में 3,916 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, ये सब ऊपर ऊपर का इन्फॉर्मेशन का बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। इसके बारे में अगर नहीं भी बात करता तो चलता, बट क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि भाई ऐसे इन डिटेल बात किया करो, तो ठीक है, ये सब बेकार इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, एंड इसका जो जीएमपी है 38 पॉइंट का चल रहा है। अगर मैं नहीं बोला था तो अब बोल दिया हूँ। एंड अगर आप कंपनी को बिजनेस मॉडल वाइज देखोगे ना, भले ही कंपनी अपना वैल्यूएशन कम रखी है, लेकिन ये वैल्यूएशन इतना कम क्यों है पता है क्या? क्योंकि कंपनी जितना वैल्यूएशन रखी है ना, ये उतना ही वैल्यूएशन डिजर्व करती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ना आपको सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। कंपनी ना असल में रिटेलिंग नहीं कर रही है, समझ रहे हो? कंपनी होलसेलिंग कर रही है, आप ये समझ सकते हो। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये कंपनी करती क्या है ना, यहाँ वहाँ से सोना को इकट्ठा करती है और फिर उस गोल्ड को पिघलाती है, रिफाइनिंग करती है और आगे बेच देती है। तो इसके कस्टमर्स कौन हुए? रॉ गोल्ड खरीदने वाले कस्टमर्स हुए, जैसे कि पीएन गाडगिल हो गया, कल्याण हो गया, तनिष्क तो हालांकि गोल्ड को लीज करता है। तो बेसिकली जो लोग रिटेलिंग करते हैं ना, जो लोग सोना का यूज करके ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, ये कंपनी उन लोग को अपना माल बेचती है, रॉ गोल्ड बेचती है। और ये जो रॉ गोल्ड वाला धंधा है ना, कॉमोडिटाइज बिजनेस है, समझ रहे हो? और क्योंकि ये बिजनेस इतना ज्यादा कॉमोडिटाइज है तो इसको वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली कम ही मिलेगा। लेकिन कंपनी में इतना सद्बुद्धि था कि इन लोग को पता था कि हम लोग का बिजनेस को वैल्यूएशन इतना ज्यादा कभी नहीं मिलने वाला, तो ये लोग पहले से कम वैल्यूएशन में अपना आईपीओ लेके आए हैं। और अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को लगता है कि इन्होंने टेबल में थोड़ा बहुत रिटेलर्स के लिए छोड़ा है कि हाँ भाई, रिटेलर्स थोड़ा बहुत पैसा तो कमा ले। एंड इसका 38 पॉइंट जीएमपी फुल्ली जस्टिफाइड है। आप ये बोल ही नहीं सकते कि मैनिपुलेशन है, ये वो है, कोई हाल में नहीं बोला जा सकता। अगर आप कंपनी का टोटल इनकम देखोगे तो वो अराउंड 94,200 करोड़ का रहा है। चौंकने वाला बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये वाला जो बिजनेस है इसमें रेवेन्यू हाई रहता है। पीछे आपने देखा था ना, वो एक तो राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी का धांधलेबाजी हुआ था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी भी धांधलेबाजी करी है, बट गोल्ड रिफाइनिंग में आपका रेवेन्यू बहुत हाई रहता ही है, क्योंकि आपके कस्टमर्स वास्ट है, ट्रेमेंडस कस्टमर्स है। आप किसी भी रिटेलर को बोलोगे ना कि मेरे पास सोना है, तू मेरे से खरीद ले, और अगर आपका रेट सेम है, एंड हर जगह रेट सेम ही रहता है, जो आदमी रेट बढ़ाएगा उसका सोना बिकेगा ही नहीं, तो हर कोई कहीं से भी सोना उठा लेता है। तो अगर आपका मार्केट में थोड़ा सा भी वट है ना, वट मतलब दबदबा, तो आप ही का माल बिकेगा। तो इस सेक्टर में रेवेन्यू 1 लाख 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू भी कोई ऐसा बहुत बड़ा, ऐसा बहुत चक्का होने वाला बात नहीं है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो इन लोग का जो रेवेन्यू है वो 94,000 करोड़ का अभी जो हुआ है ना, उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन गोल्ड प्राइस का भी है। आप देखोगे लास्ट 3 साल के अंदर गोल्ड का प्राइस, मतलब 3 साल पहले कुछ एक तो ज्वेलरी वगैरह खरीदा गया था घर में, उस टाइम पे जो गोल्ड का प्राइस है वो अराउंड 6,100 रुपीज के आसपास का था। ठीक है, एंड अभी के टाइम में अगर आप गोल्ड का प्राइस देखोगे तो वो 6,100 रुपीज के आसपास का था। 6,100 बोला ना मैंने, हाँ। और अभी के टाइम में अगर आप गोल्ड का प्राइस देखोगे तो वो 16,000 को क्रॉस कर दिया है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो, 6,100 में खरीदा हुआ सोना अभी उसका कीमत 16,000 को पार कर दिया है। तो क्योंकि सोना का रेट इतना ज्यादा बढ़ा, तो इसी वजह से कंपनी का रेवेन्यू भी ऊपर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि भाई ये लोग थोड़ा ना पुराने रेट में सोना बेचेंगे। मैं क्या बोला, कमोडिटी बिजनेस है, तो अगर सोना का रेट बढ़ेगा तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। और इनका अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो एकदम ही बंटा धार है। मतलब कंपनी 94,000 करोड़ का माल बेच के मात्र 385 करोड़ कमा रही है। मतलब मैं आपको सिंपली बोलूँ ना, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 0.5% के आसपास का है। मतलब इट्स लाइक कि आप 1 लाख करोड़ का माल बेच के 500 करोड़ रुपया कमा रहे हो। अगर आप 1 लाख करोड़ का माल बेच के कम से कम
5,000 करोड़ कमाओगे तब जाके आपका 5% बनेगा। लेकिन कंपनी कितना कमा रही है, 94,200 करोड़ का माल बेच के 348 करोड़ कमा रही है, यानी कि इन लोग का 0.5% से भी कम का ऑपरेटिंग मार्जिन बन रहा है। और कोई भौचक्का होने वाला बात नहीं है, ये सेक्टर का यही अवस्था है, बिल्कुल भी शॉक्ड मत होना आप, ठीक है। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ऑलमोस्ट बराबर का ही है, मतलब 385 करोड़ का एबिटा, और इसका जो पैट है वो 348 करोड़ का है। एंड क्योंकि इस सेक्टर में डेप्रिसिएशन आपका चार्ज वगैरह नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो गोल्ड रिफाइन करके आगे बेच रहे हो, तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। और बाकी इस कंपनी का वैल्यूशन तो इतना ही रहेगा, मेरे को लगता है कि वैल्यूशन जस्टिफाइड है। लिस्ट होने के बाद कंपनी में भी जहाँ तक मेरे को लगता है कि मैक्सिमम ये 0.5 का वैल्यूशन तक ही जा सकता है, ये भी ज़्यादा बोल दिया मैं। 0.4 0.3 मतलब 0.35 या 0.4 के आसपास का वैल्यूशन ठीक है इसके लिए, मतलब उससे ऊपर जाएगा मेरे को इसका पॉसिबिलिटी कम लगता है। अब समझते हैं कि कंपनी अपना माल बेचती कैसे है। कंपनी का ना खुद का एक तो प्लेटफॉर्म है ऑगमोंट स्पॉट नाम का, ठीक है। ये लोग उसके थ्रू अपना गोल्ड वगैरह को सप्लाई करते हैं जूलर्स को, मतलब जो लोग सामान बना के बेच रहे हैं, ईयरिंग अंगूठी ये सब बना के बेचते हैं, ये गोल्ड रेदर ऑगमोंट स्पॉट इनका कोई एक तो एप्लीकेशन है, कोई सर्विस है, उसके थ्रू ये लोग सबको माल बेचते हैं जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है। और एक इनका प्लेटफॉर्म है गोल्ड फॉर ऑल करके, ऑगमोंट गोल्ड फॉर ऑल, उस सेगमेंट के थ्रू ये लोग डिजिटल गोल्ड वगैरह ऑफर करते हैं कि भाई किसी को अगर डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो वहां से खरीद लेगा। और कुछ कुछ ये लोग ज्वेलरी वगैरह भी ऑफर करते हैं। इन लोग का ना, अगर आप ऑगमोंट गोल्ड से ऑनलाइन ज्वेलरी खरीद के रखते हो डिजिटल फॉर्मेट में, तो आप कल्याण ज्वेलर्स या कुछ कुछ ज्वेलर्स के साथ इनका टाइप है, वहां पे जाके उसको रिडीम भी कर सकते हो। तो वो एक तो इन लोग का स्पेसिफिक फीचर है। और ये वाला फीचर से कोई इनको कमाई धमाई होता नहीं है, मतलब इनका जो टोटल रेवेन्यू है, रेवेन्यू का 2-3% भी उस फीचर से गोल्ड फॉर ऑल से आता नहीं है। इन लोग का मेजोरिटी रेवेन्यू रदर अराउंड 80% का रेवेन्यू आता है सोना चांदी, मतलब कच्चा सोना चांदी बेच के, जो ये लोग डायरेक्टली रिटेलर्स को बेचते हैं, ठीक है। और कुछ 10-1% का रेवेन्यू आता है, मतलब ज़्यादा बोल दिया, बट उसी के आसपास का रेवेन्यू आता है इन लोग का। थोड़ा बहुत ये डिजिटल वाला धंधा करके, और 12-13 करोड़ का धंधा यहाँ वहाँ से कुछ आता है। उतना डीप में जाके कोई मतलब नहीं है, मतलब कहाँ 94,000 करोड़ का और कहाँ हम लोग 12-13 करोड़ का देख रहे हैं, उतना अंदर जाके कोई मतलब नहीं है। अब यही समझ के चलो कि 90% के आसपास का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ सोना और चांदी रिटेलर्स को बेच के आता है। तो वही वाला बात है, कंपनी में इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन ना, सबसे बड़ा रिस्क इस कंपनी का आपको अपने माइंड में रखना है, हेजिंग का रहता है। मतलब ये लोग अपना गोल्ड को हेज करके चलते हैं कि यार ऐसा नहीं करते कि नेकेड पोजीशन चल रहा है। मतलब मान लो कि इन लोग के पास 1,000 किलो सोना है, एग्जांपल ले रहे हैं, 1,000 किलो सोना है, तो 1,000 किलो सोना को ये लोग फ्यूचर में बेच के भी रखते हैं कि भाई अगर सोना का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया तो ज़्यादा इंपैक्ट ना पड़े। लेकिन ना, इन लोग अपना डीआरएस में साफ साफ मेंशन कर रखे हैं कि भाई हम लोग का ना हेजिंग का रिस्क एक तो ये हो जाता है कि टाइम फ्रेम कभी गड़बड़ा गया, मतलब मान लो कि जुलाई महीने में आप सितंबर महीने का फ्यूचर बेचे हो गोल्ड का, तो जब सितंबर महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के करीब पहुंचेगा, वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करके रोल ओवर करना पड़ेगा, नया वाला कॉन्ट्रैक्ट को बेचना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उस बीच कंपनी बोलती है कि रिस्क हो सकता है कि क्लोज करने से लेके नया पोजीशन बनाने के बीच में अगर गोल्ड प्राइस ऊपर नीचे हो गया तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। इस चीज को आपको अपने माइंड में रखना है। तो बिजनेस में दम नहीं है। अगर आप भी इसके बिजनेस में उतरोगे ना, तो आपका भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें पैसा कमाना मुश्किल है। ये जैसे कहाँ पैसा कमा रहा है, 94,000 करोड़, एक बार राउंड ऑफ कर दो, 1 लाख करोड़ पकड़ लो, 1 लाख करोड़ का माल बेच के कंपनी जो है लगभग 400 करोड़ के आसपास कमा रहा है, मतलब 0.4%। तो वही अवस्था है इस कंपनी का। बाकी आईपीओ में अप्लाई तो पक्का ही करना है, अप्लाई करना है। लिस्टिंग इसका अच्छा हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि लिस्टिंग में कोई भी गड़बड़ी होगा। आईपीओ में अप्लाई करने के हिसाब से अच्छा है। इन्वेस्ट करने के हिसाब से ये सब कंपनी में आप तब इन्वेस्ट करना जब बहुत बड़ा कोई गोल्ड में क्रैश वगैरह आ जाए, एकदम भयंकर बेयर रन आ जाए। अभी हालांकि गोल्ड अपने हाई से लगभग 20-22% गिरा हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यार, कोई चीज़ अगर नीचे से इतना भागेगा, फिर 20-22% गिर गया तो मार्केट उसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेता है नहीं। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। और ये सब कंपनीज में ना आप रिसेशन के टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हो। रिसेशन इन द सेंस, अभी तो बहुत साल हो गया रिसेशन आए हुए, मतलब दुनिया भर में फाइनेंशियल क्रंच हो गया या फिर स्टॉक मार्केट में कोई कैटास्ट्रॉफी हो गया, तो ये सब कंपनीज बहुत जोर से गिरती है। पता है क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट बहुत जोर से गिरता है ना, जनरली ऐसा देखा गया है, एक बार के लिए तो गोल्ड वगैरह ऊपर की तरफ चलते हैं, फिर गोल्ड धम से गिरता है, क्योंकि लोग गोल्ड जमीन ये सब बेच बेच के पैसा लेके आते हैं स्टॉक मार्केट में डालने के लिए। तो उस टाइम पे ना ये सब टाइप की कंपनीज को आप देखना, बहुत ही आपको कौड़ियों के भाव मिलेगी। आप इसको ट्रैक करने के लिए क्या कर सकते हो पता है क्या? राजेश एक्सपोर्ट्स को देखना। हालांकि अभी वो कंपनी बर्बाद हो गई है, लेकिन जब बर्बाद नहीं हुई थी उसका
मूवमेंट देखना। जब भी शेयर बाजार बहुत ज़्यादा गिरता था, कुछ टाइम के बाद शेयर बाजार गिरने के 1-2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद कंपनी में बहुत जोर का फॉल आता था। और राजस एक्सपोर्ट्स बर्बाद होने के पहले बिजनेस मॉडल उसका जो था, इसका जो है वो पूरा एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम टू सेम बिजनेस, सेम टू सेम रेवेन्यू पैटर्न। हालांकि वो 15 लाख करोड़ का रेवेन्यू दिखाता था, ये लोग सिर्फ और सिर्फ 1 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिखा रहे हैं। ओवरऑल सब कुछ ठीक है कंपनी में। एंड अगर हम लोग आईपीओ का प्रोस्पेक्ट्स का बात करें कि यार पैसा कहाँ क्या यूज़ होगा, तो आईपीओ का जो साइज़ है लगभग अपना 825 करोड़ का है, जिसमें से कि ओएफएस है 205 करोड़ का और 620 करोड़ का फ्रेश इशू है। अगर हम लोग फ्रेश इशू का बात करें तो फ्रेश इशू में से 465 करोड़ रुपया यूज़ होगा वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए। ये सब कंपनी में वर्किंग कैपिटल का इशू आता ही आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि भाई ये लोग इतना कम पैसा कमा रहे हैं कि इन लोग को अपना डेली खर्चा निकालने में थोड़ा सा तंगी हो जाता है। और जहाँ पे ये लोग अपना सोना का रेट थोड़ा सा बढ़ा देंगे ना, इन लोग का माल बिकना बंद हो जाएगा। तो वो एक तो प्रॉब्लम आता है। तो बहुत ही कॉमन है इस सेक्टर में वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आना। एंड ये लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं अपना वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओवरऑल ठीक कंपनी है, आईपीओ में अप्लाई करने के हिसाब से ठीक है, इन्वेस्ट करने के हिसाब से आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, तो इतना रखते हैं इस वीडियो में। एंड फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।